भी है जो हमें प्रतिदिन उसको करना है और उसके रखना है, जिससे कि हम दिन प्रतिदिन का डेटा भी देख सकें, दिन प्रतिदिन के उसके फसल में कब क्या हो रहा है, इस तरह की निगरानी, यानी बहुत ही सूक्ष्म तरह की बातें उसमें कही गई है। आपने हमसे विभिन्न तरह की जानकारियां जो मांगी है, कीटनाशक के संबंध में, फर्टिलाइजर के संबंध में, बीडीसाइड के संबंध में, इस तरह से इस पूरे फार्म में 42 बिंदु बनते हैं। और ये 42 बिंदु जो है, यदि हम इन सबको जब देखते हैं तो इन 42 बिंदु में सारी चीजें जो है इसमें समाहित हो जाती है। तो मैंने सामने अभी इसमें बहुत ज्यादा, जी सर, आवाज बंद कीजिए, ये किनका है, राके। तो मैंने अभी इसमें बहुत सारी चीजें तो नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु उसको निकाल करके उसको देखा है और उसे हम लोग आगे निश्चित रूप से करेंगे। पर यदि किसी भाई ने उसको यदि पूरा भरा है उसको करके, तो वो कृपया हैंड रेज करें और उसको पढ़ के बता दें यदि किसी ने किया है तो। जी हो। शायद मैंने सबसे निवेदन किया कि यदि किसी ने इस फॉर्म को फिलअप किया हो तो वो हैंड रेज कर दे, जिसमें पता चल जाए कि पूरा पूरा फॉर्म किसी ने भरा है या नहीं। तो लगभग लगभग अभी किसी का भी हैंड रेज इसमें नहीं हो रहा है कि किसी ने भी सदस्य ने इस पूरे फॉर्म को भरा है। तो मैं आदरणीय पुनः जो है जो भी कम जानकारी भी यदि किसी ने भरी है, तो जैसे कीटनाशक, वीडिसाइड और पेस्टिसाइड की, तो वो ही मतलब भले ही पूरी नहीं हो, कम भी जानकारी हो, तो वो भी अपने हैंड रेस करें। तो शायद ये, क्योंकि हमको ज़्यादातर तो वीडिसाइड, पेस्टिसाइड और मतलब जो है फंगिसाइड पर ही चर्चा करनी है। तो यदि किसी ने भरा है तो वो भी हैंड रेस करे, तो उस पर थोड़ी चर्चा हो। फिर हम आदरणीय चौहान जी को सादर बुलाएंगे। जी हो। तो अभी इसमें भी हमारे हैंड रेज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी उस पर ज़्यादा बात मतलब काम हुआ नहीं है। तो पुनः मैं आदरणीय चौहान सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आगे इसको बढ़ाएं। और निश्चित रूप से मैंने इसमें कुछ चीज़ें भरने का, जैसे नाम, पता, ये सब तो भर लिया है, परंतु हाँ, ममता आर्यन जी ने अपना हैंड रेस किया है। तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और जो कुछ उन्होंने इस फॉर्म के संबंध में किया है वो बताए। जी हो। ममता जी। शायद उन शायद उनका हैंड रेस ऐसे ही हो गया है। तो मैं आदरणीय चौहान सर को सादर आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपनी बात कहें। जी हो। जी ओम। आवाज आ रही है दादू मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है और आदरणीय सर भैया आगे इसको देखेंगे। जी हो। ओके। एक्चुअली ये जो डेटा कलेक्शन का जो काम चल रहा है, वो बेसिकली उसका जो महत्व है, वो महत्व मुझे यहाँ रखना है। और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा है कि यह डेटा इसलिए ज़रूरी है कि मान लो जैसा अपनी कक्षा में कुछ कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 65 से 70 साल के बीच में है। और अगर वो किसान भाई मान लो उम्र के 20 साल 25 साल से अगर खेती कर रहे होंगे, तो हमें कम से कम 40 साल का डेटा मिल जाता है। यानी पिछले 40 साल पहले क्या फर्टिलाइजर यूज हुआ है, और उसका जो प्रमाण है वो प्रमाण के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। और एक चीज क्या है कि
ये डेटा लेने का रीजन भी यह है कि कौन से डेडली पेस्टिसाइड हम लोगों ने यूज किए हैं इससे पहले, और आज हम कौन से पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, उसके प्रमाण कितने हैं। तो मुझे मुझे बेसिकली ये चीजें भले ही हमने ना लिखी हो, लेकिन हम लोग आज इस बात पे जरूर चर्चा करेंगे। शुरुआत में मैं इसका महत्व क्या है वह महत्व बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन हम लोग आज की चर्चा में हर कोई किसान भाई कितना पेस्टिसाइड यूज करता है उसका एनालिसिस भी हम लोग आज की चर्चा में आप सभी लोगों के सामने निकल के आएगा। तो देखिए, जैसा 1960 के बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, और उस समय की वो जरूरत भी थी। यानी उस समय जैसा हम लोगों को पता था कि हमें प्रोडक्शन होना जरूरी था, क्योंकि भूख यह सबसे बड़ा विषय बनते जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग होने लगा, तो 1980 तक हमें रिजल्ट्स मिले, सारी चीजें मिली। लेकिन 1980 से यह चीजें भी सामने आई, कई वैज्ञानिकों के जो भी संशोधन के माध्यम से, कि इसका बुरा असर भी होता है। और इस फर्टिलाइजर का जो उपयोग हमें दिखा कि फसल ज्यादा आती है, और उस वजह से ज्यादा अगर फर्टिलाइजर डाले तो क्या होगा। और इस वजह से किसान भाइयों ने जहां एक बोरी होती थी वहां दो, दो की चार बोरी हुई, चार की 8 बोरी तक खेतों में डाली गई। और उस वजह से खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स, और स्पेसिफिकली जैसा जो फॉस्फोरस है, जितना भी फॉस्फोरस पिछले 60 या 65 सालों में डाला गया, उसमें का 80% फॉस्फोरस यह मिट्टी में ही फंसा हुआ है। और यह जो फॉस्फोरस मिट्टी में रहने की वजह से मिट्टी सख्त होते जा रही है। और जैसा हमने इससे पहले भी चर्चा की है कि जो जुताई है पहले 2 बैलों से हो जाती थी, लेकिन आज हमें 40, 45, 50, 55 या 60 HP का ट्रैक्टर हमें जुताई के लिए आज यूज करना पड़ता है। उसका रीजन भी वही है कि यह जो फॉस्फोरस है वह ना तो नीचे जाता है, ना तो रूट सिस्टम से अपटेक होता है। और इन सब चीजों से पहले मिट्टी खराब हुई, और बाद में जो जैसा बारिश का जो भी पानी हुआ पिछले 60 सालों में, उस बारिश के पानी के वजह से जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हमने यूज किया है, जैसा मैंने कहा फॉस्फोरस यह मिट्टी में जड़ा हुआ रहा, लेकिन जो फॉस्फोरस मिट्टी में रह गया, और नाइट्रोजन का जो भी फर्टिलाइजर हमने यूज किया, मोस्टली यूरिया का यूज हुआ है इंडिया में। तो नाइट्रोजन बारिश के पानी के साथ में ग्राउंड वाटर में नीचे चला गया, और आज यही नाइट्रोजन हम लोगों के वाटर बॉडीज यानी जल स्रोत में आ चुका है। अगर आप कुएं का पानी चेक किए, आप अगर ट्यूबवेल का पानी चेक करते हो, या आप नदी का पानी चेक करते हो, तो आपको यह नाइट्रोजन पानी में मिलेगा। और इन सब चीजों के जो कॉम्प्लिकेशंस है, यानी स्पेसिफिकली पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ना, पानी में फास्फोरस की मात्रा बढ़ना, उसके वजह से जो दुष्परिणाम हम लोग आज देख रहे हैं, यानी स्पेसिफिकली जो हमें आज सामने दिखाई देते हैं, कि जैसा नाइट्रेट नाइट्रोजन जो है उसका, और प्री टर्म बर्थ का, यानी जैसा नॉर्मली 9 महीना के बाद में जो डिलीवरी होती है, उसका जो प्रमाण है आज 7वें महीना में डिलीवरी का प्रमाण आ चुका है। और उसका रिलेशन नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन जो हमारे पानी में होता है,
उसके साथ में दिखाया गया है। और इस तरह के जो रिसर्च है वो रिसर्च हो रहा है, और स्पेसिफिकली हमें ये जो डेटा जो चाहिए उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ हमने कौन सा फर्टिलाइजर यूज किया। जैसा मान लीजिए नाइट्रोजन की बात जब हम लोग करते हैं तो यूरिया का अगर यूज हुआ है तो एक बोरी के पीछे जैसा हम लोग 46% नाइट्रोजन उसमें उपलब्ध होता है, लेकिन कोई किसान भाइयों ने मान लो अमोनियम सल्फेट यूज किया होगा तो नाइट्रोजन की मात्रा कम ज्यादा होती है, और उसके बेसिस पे हमारी जो मिट्टी है वह मिट्टी हमें अगर सुधारना है, हमें अगर उसको अच्छा करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वह समय हम उस पे से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी को अच्छी बनाने के लिए हमें कितना समय लग सकता है। और इन डेटा के भरोसे हम लोग एक चीज और भी, जैसा केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से मिट्टी कब तक सुधर सकती है, और एक चीज मात्र यह है कि अगर हमें वह जानकारी होना है तो ये डेटा भले ही मान लो तुम्हारे पास पिछले 40 साल का नहीं होगा, लेकिन कम से कम पिछले 2 साल का, कि इस चालू साल में हम लोगों ने क्या यूज किया और पिछले साल में हमने क्या किया, और आने वाले समय में, यानी इस डेटा का महत्व पिछला डेटा नहीं है ठीक है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग अगर इस डेटा को रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका आने वाले पीढ़ियों को बहुत बड़ा उपयोग होगा। और ये डेटा लेने के पीछे का एक रीजन आप सभी को बताता हूं कि मान लो जैसा जो इटारसी के पास में जो मूंग की फसल ली जाती है समर में, मार्च महीना में जो मूंग की फसल शुरुआत होती है, लेकिन मूंग की फसल हार्वेस्ट करते समय एक वीडीसाइड का उपयोग होता है। तो आप में से कोई किसान भाई बताएगा कौन सा वीडीसाइड उसमें यूज किया जाता है मूंग की फसल में? पैराकॉट 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 यूज किया जाता है। आप मुझे बताइए शरद भैया, यही आप यूज करते हो पैराकॉट? नहीं, दूसरे किसान करते हैं, हम तो जैविक लगाते हैं। हम भी करते हैं, जो जैविक में नहीं करते हैं, बाकी दूसरी फसल सुखाने के लिए करते हैं। लेकिन जैसा यही पैराकॉट हर कोई यूज करता है क्या मूंग की फसल सुखाने के लिए? पूरे किसान करते हैं, पूरे जिले के। जी करते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर वीडीसाइड का उपयोग फसल सुखाने के लिए अगर है, तो मूंग की दाल तो हम लोग हर कोई खाता है, तो उस पैराकॉट का रेसिडुअल इफेक्ट किसी ने कभी चेक किया है कि आज अगर हमने फसल पे उसको छिड़काव किया है तो कितने दिनों तक जो मूंग की जो दाल बनती है, तो मूंग की दाल में उसका रेसिड्यू पर केजी कितना आता है? इसके बारे में कभी कोई चर्चा हुई है या कभी कुछ एनालिसिस किया गया है? कोई बता? बिल्कुल नहीं किया है जी नहीं। तो यह जो विषय है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि इन पेस्टिसाइड के जो रेसिड्यू है, जैसे मैंने कहा कि हम लोग शुरुआती दौर में जो फर्टिलाइजर यूज किए उसके वजह से मिट्टी खराब हुई, उस मिट्टी खराब होने की वजह से जो बारिश का पानी आया, उस बारिश के पानी के माध्यम से पानी जो नीचे जल स्रोत में गया है वह पानी खराब हुआ है, और वही पानी आज हम लोग फिल्टर करके भी पीते हैं। तो उस फिल्टर किए हुए पानी में नाइट्रोजन की मात्रा तो मिलती ही है, पर उस पीने के पानी में पेस्टिसाइड के जो रेसिड्यूज है वो भी आज दिखते हैं। तो यह जो बायोमैग्निफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस हर जगह, जैसा हमने मूंग की फसल पे छिड़काव किया है,
तो उसका एक पेस्टिसाइड रेसिड्यू रहने का एक समय होता है, कितने दिनों तक वह पेस्टिसाइड उस मूंग की फसल पे रहता है। और मूंग की दाल को सुखाने के लिए, यानी मूंग की फसल को सुखाने के लिए अगर हम लोग इस पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो हम हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है, हमारी जो जनरेशन्स है, हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली उन्हें दिक्कत में लाते हैं। और उसका बेसिक रीजन ये है कि जैसा मैं 2009 से 2018 अंगूर की खेती में काम किया हूं 9 साल तक, और जब अंगूर की खेती में यह चीज देखी गई कि छिड़काव वहां पे 70 छिड़काव होते हैं एक सीजन में, यानी एक पूरी साल में 70 छिड़काव ऑन एन एवरेज होते हैं। लेकिन अंगूर जैसी जो फसल है, वह अंगूर जैसी फसल हम लोग साल में 5 किलो 4 किलो अंगूर से ज्यादा नहीं खाते। लेकिन ये जो मूंग की दाल का जो मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा हूं, जो भी दाल है, मूंग की दाल हो, तुअर की दाल हो, उड़द की दाल हो, चने की दाल हो, ये दाल हमारे रोज के खाने में आती है। यानी कम से कम एक सप्ताह में एक बार तो भी हम लोग इन दालों का उपयोग करते ही है। तो उन दालों के बाद में अगर हम लोग बात करें कि शुरुआती दौर में ज्वार बाजरा या चावल की फसल में, धान की फसल में बिल्कुल पेस्टिसाइड यूज नहीं होता था आज से 40 साल पहले, लेकिन आज इन फसलों में भी पेस्टिसाइड का उपयोग शुरू हुआ है। तो यह डेटा आना इसलिए भी जरूरी है कि कितने डेडली पेस्टिसाइड्स है। जैसा मैंने इससे पहले एक डाइक्लोरोवास करके जो पेस्टिसाइड है उसका एक एग्जाम्पल सभी के सामने रखा था। अगर गलती से भी अभी भी अगर डाइक्लोरोवास पेस्टिसाइड का उपयोग वहां होता होगा तो यह गलत बात है। और गलत बात इसलिए है कि पेस्टिसाइड एक्सपोजर, यानी जो हम लोग सबसे पहले पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में कौन आएगा, तो जो छिड़काव करेगा वो बंदा आएगा। और यह जो डाइक्लोरोवास, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में नुवान नाम से यह पेस्टिसाइड आता है, तो यह पेस्टिसाइड गैस पॉइजन है, यानी उसका गैस बनता है और फिर हवा के माध्यम से वो ट्रैवल करता है। और सबसे बड़ी बात कि सुबह, जैसा अभी ठंड के दिन है, सुबह में धुंध होती है, जैसा हम लोग यहाँ पे दव कहते हैं, तो ये जो फॉगिंग होता है, इस फॉगिंग के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह यह पेस्टिसाइड ट्रैवल करते हैं, जिसे हवा के माध्यम से यह ट्रैवल हो जाता है। और यह जो डाइक्लोरोवास है वह अगर छिड़काव करते समय हमारे शरीर के ऊपर भी गिरता है तो वह बहुत दिक्कत करता है। यानी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसे है कि छिड़काव करने के समय वह पीठ पर गिरा पेस्टिसाइड और उसकी वजह से जो छिड़काव करने वाला था उसकी डेथ हुई है। अब आप सोच सकते हो कि पीठ पर गिरने से फिर डेथ कैसी हुई। तो इन सब पेस्टिसाइड का एब्सॉर्प्शन स्किन के माध्यम से भी होता है, डिपेंडिंग ऑन सेंसिटिविटी, यानी जैसा सेंसिटिविटी है उसके बेसिस पे ये सारी चीजें सामने आती है। लेकिन अभी नई नई जो चीजें जो आज हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ में ये चीजें हो रही है, यानी उम्र 4 साल या 5 साल के बच्चों को हम लोग आज जो चश्मा है, जैसा ऐनक बोलते हैं, वो चश्मा आज बच्चे उनको पहनना पड़ता है, क्योंकि सर दुखना या नजर कम होना यह विषय उम्र के 4 साल से ही 5 साल से ही हमें आज दिखाई दे रहे। और यहाँ बहुत से गणमान्य व्यक्ति है जिनकी उम्र आज 60-65 है, तभी भी कुछ कुछ किसान भाइयों को यह चश्मा नहीं है।
तो अगर 4 साल 5 साल के बाद ही अगर ये चश्मा आ गया, उसके बाद में देखिए कम सुनाई देना, इसका भी रिलेशन पेस्टिसाइड के साथ में है। हार्ट अटैक के साथ में पेस्टिसाइड के रिलेशंस है। किडनी फेल्यूर्स के साथ में पेस्टिसाइड्स के रिलेशन है। कैंसर जैसा, इस बारे में तो हमने बहुत सी चर्चा की है। आज की डेट में हर रोज इंडिया में कैंसर के माध्यम से 13,000 लोगों की मौत हर रोज होती है। यह आंकड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिपोर्ट के माध्यम से मैं कह रहा हूं, लेकिन जो डेथ दर्ज नहीं की जाती उसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि कैंसर से कितनी डेथ इंडिया में रोजमर्रा हो सकती है। और इन सब चीजों के बावजूद, जैसा मैंने इस नुआन या डाइक्लोरोवास का जो एग्जाम्पल अभी यहाँ लिया है, उसका बेसिक रीजन ये है कि यह जो 511 पेस्टिसाइड की जो लिस्ट है, जो पेस्टिसाइड बैन हुए हैं, ग्लोबली बैन हुए हैं, उन पेस्टिसाइड में आता है। और स्पेसिफिकली जैसा यह पेस्टिसाइड यूरोपियन यूनियन में 1988 में 1988 में, यानी अब ऑलमोस्ट 36-37 ईयर्स उसको हो चुके हैं बैन होकर। और वह नुआन अपने यहाँ पिछले 2 सालों तक एटलीस्ट महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा है। और यही नुआन सिर्फ अंगूर जैसी खेती नहीं, तो हमारे यहाँ पे इसका छिड़काव बैगन की खेती में बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। और मैं इन सब विषयों पे जब प्रशिक्षण के दरम्यान किसान भाइयों से चर्चा करता हूं, तो आज भी ब्लैक में एक्सपायर्ड नुआन का उपयोग हो रहा है। तो यह सब जो चीजें गलत हो रही है, यह चीजें कहीं ना कहीं हमें दिक्कत में लाएगी। और जो भी आज हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हेल्थ रिलेटेड, तो यह बढ़ते ही जाएगी अगर हम लोग इसको ना समझे तो। और जैसा मैंने कहा पहले, मिट्टी खराब हुई, इन्हीं चीजों की वजह से पानी खराब हुआ है। और आज इस मिट्टी और पानी की वजह से, ये दोनों खराब होने की वजह से हमारी जो हवा है, एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है। लेकिन अब इन सब चीजों में सिर्फ खेती जवाबदार नहीं है। खेती के अलावा हम लोगों की रोज की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों के माध्यम से भी केमिकल्स का उपयोग हमारे घरों में हुआ है। यानी अगर हम लोग देखें कि हम लोगों के किचन का पानी, वेस्ट वाटर की बात कर रहा हूं मैं, किचन में का जो बेसिन है वहां से जो वेस्ट वाटर निकलता है, बाथरूम से जो पानी जाता है, टॉयलेट से जो पानी जाता है, तो यह पानी जो भी है, यह ड्रेनेज लाइन के माध्यम से आखिर में जाता है नदी या कुआं या आसपास के जो ट्यूबवेल है, उन स्रोत में जाके यह पानी कहीं ना कहीं हमारे रोजमर्रा के उपयोग में आता ही है। यानी यह पूरा ड्रेनेज का पानी जाएगा नदी में, और उस नदी के माध्यम से जहां जहां पे भी ये वाटर बॉडीज है, वहां पे यह परकोलेट होके ये सारी चीजें होती है। और एक हम लोग ये मान सकते हैं कि मिट्टी में ये सारी चीजें फिल्टर होती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है मिट्टी की, और उसके बाद में फिर यह पानी में आता ही है। और इस जो डोमेस्टिक वेस्ट है, जैसा आप खुद ही देख लीजिए, आप अगर खुद ही एनालिसिस करोगे घरों में कि हम लोग केमिकल्स कौन से माध्यम से यूज करते हैं। यानी केमिकल का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ जैसा केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल पेस्टिसाइड है, लेकिन आज हम लोगों ने प्लास्टिक का कैरी बैग यूज करना शुरू किया है। वह भी एक प्रकार का केमिकल ही है, क्योंकि वो पॉलीइथिलीन है।
पॉलीइथिलीन के माध्यम से ही वह बनता है और उसका डिग्रेडेशन बहुत स्लो होता है। और जब वह मिट्टी के और सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसका बुरा असर हमें हमारे हवा पे दिखता है। और नई नई इनोवेशंस देखिए क्या क्या आई है। हम लोग प्लास्टिक के कप में चाय पीना शुरू कर दिए, हम लोग प्लास्टिक की थाली में खाना शुरू कर दिए, थर्माकोल की थाली। यानी आज कहीं पे भी फंक्शन हो, हम थर्माकोल की थाली में खाना खाते हैं। या जैसे हम लोग हमारे यहाँ मराठी में वो पळस का जैसा वो पत्राड़ी कहते हैं, जिसमें हम लोग खाला खाते थे। तो यह जो वनस्पति है उसकी जो पत्तल है उसके ऊपर हम लोग चावल, सब्जी, रोटी रखकर हम लोग खाते थे। तो उसका एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी था। उस जो जो पौधा है जिसके जो पत्ते हम लोग उससे जो पत्तल बनाते हैं, उसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि हम लोग अगर मान लो गरम चावल अगर उसके ऊपर रखते हैं तो एक बाफ बनती है और मेडिसिनल जो चीजें हैं वह हमारे शरीर में उसके माध्यम से भी जाती है। लेकिन आज थर्माकोल की थाली है तो उसमें अगर गरम दाल लोगे या उसी थर्माकोल जैसा या प्लास्टिक के कप में अगर आप गरम चाय लोगे तो अल्टीमेटली आप आपके शरीर में इन सब केमिकल्स का मैग्निफिकेशन कर लेते हो। और यह चीजें कहीं ना कहीं घातक है। हमें इन सब चीजों के बारे में सोचना जरूरी है। और बाद में क्या हुआ कि पहले मिट्टी खराब हुई, पानी खराब हुआ, आज हवा खराब हो गई है। और इस हवा का नॉर्मली हम लोग देखिए कि धूल मिट्टी के जो अंश होते हैं, जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, यह हमारे नाक के माध्यम से यह हमारे लंग्स तक जाते हैं। और इसका एक एनालिसिस हर बार जैसा हर जगह पे आता है, PM 2.5 करके एक चेकिंग का एक माध्यम है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो 2.5 माइक्रोन से कम साइज वाले जो पार्टिकल्स है जो धूल मिट्टी में से हमारे नाक के माध्यम से हमारे लंग्स तक जाते हैं। तो यह जो PM 2.5 वाले जो पार्टिकल्स है यही हमारे लंग्स और स्पेसिफिकली जैसा लंग्स और लीवर को डैमेज करके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो हम लोग कहते हैं, यह आज दिखाई देना शुरू हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यह कहा है कि यह जो PM 2.5 है उसकी मात्रा 15 से नीचे होना चाहिए। एक्चुअल उन्होंने 12.5 तो 15 से नीचे होना चाहिए ऐसा रखा है कि उस हवा को हम लोग प्योर एयर यानी बहुत अच्छी हवा हमें उसे मानते हैं कि अगर उसकी जो मात्रा है वह 15 से नीचे होवे तो वह अच्छी मानी जाती है। लेकिन आज इंडिया का एवरेज 91 दिखाया गया है। लेकिन कुछ कुछ जो सिटीज है जैसा मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशंस की ओर बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशंस बढ़ रही है। तो वहां पे यह लेवल 300-400 के आसपास कभी कभी दिखाई देती है। और स्पेसिफिकली जब हम लोग ये पराली जो धान की खेती होने के बाद जो जलाई जाती है उस समय या दिवाली के समय जो पटाखे उड़ाए जाते हैं, पटाखे बजाए जाते हैं, तो उससे जो पोल्यूशन निकलता है उस समय टीवी पे न्यूज हम लोग देखते हैं कि किस तरह यह पोल्यूशन बढ़ रहा है। और ये जो PM 2.5 की बात मैं कर रहा हूं, इसमें और चीज क्या ऐड होती है, तो हम लोग आज हमारे हर किसी के घर में 2 व्हीलर है, किन किन किसान भाइयों के यहाँ पे 4 व्हीलर्स भी है,
लेकिन अगर आज पर पर्सन अगर पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन अगर हम लोग देखें, यानी दिल्ली जैसे शहर में या मुंबई जैसे शहर में लाखों लीटर डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन होता है, और दिखते समय हमें यह डीजल लिक्विड फॉर्म में दिखता है, लेकिन जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसी डीजल का कन्वर्शन गैस में होता है, यानी उस लिक्विड का कन्वर्शन हीटिंग की वजह से गैस में हो जाता है, और वही गैस हमारे नाक में जाती है। लेकिन आपकी अगर हवा प्रदूषित होवे तो फिर उस हवा के जो कण हैं वे कण भी इस डीजल पेट्रोल की जो हवा बनती है, जो गैस बनती है, तो इस हवा के कण को भी यह डीजल पेट्रोल कंटामिनेट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा मैंने शुरुआती दौर में कहा, मिट्टी खराब हुई, पानी खराब हुआ, हवा खराब हुई, और अभी हम लोगों की जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज है, जैसा डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ गया है, तो डीजल का पार्टिकल भी इस हवा में मिक्स हो जाता है, और वह प्रदूषित हवा का जो पार्टिकल है जिसका साइज 2.5 माइक्रोन से कम होता है, वो डायरेक्टली लंग्स तक जाता है। और आप सोचिए कि अगर यह चीजें होती है, क्योंकि लंग्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो हर पार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लंग्स अगर डैमेज हो जाए, यानी आज कैंसर में सबसे बड़ा रोल लंग्स कैंसर का है, और यह बहुत से लिटरेचर और रिपोर्ट्स में दिखाया गया है और लिखा गया है कि अगर लंग कैंसर हो जाए तो 5 साल तक जीवित रहना भी मुश्किल हो जाता है। 18% लोग हैं जो 5 साल की जगह कभी 6 साल, कोई 7 साल जिया है। और ये जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये डेटा कहीं ना कहीं लिटरेचर में लिखा है, उसके बेसिस पे मैं यह चीजें आप सभी को यहाँ पे कह रहा हूं। और जो पोल्यूटेंट्स है, उसमें नया जो सब्जेक्ट अभी आ रहा है, वैसा तो पुराना ही है, लेकिन जो सब्जेक्ट अभी सामने आ रहा है वो है हेवी मेटल्स का। जैसा मैंने कहा है कि हम लोग आज घर में पिज्जा लेके आते हैं, वो पिज्जा के साथ में वो डब्बा लेके आते हैं, और वो डब्बे के साथ में कैरी बैग भी आती है। तो इन सब जो चीजें होती है, ये जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होता है, इन सब चीजों का वो डब्बा है या और भी चीजें है, जैसे हम लोग घर में साबुन तो लाते हैं, लेकिन साबुन का रैपर आ जाता है साथ में। तो इन सब चीजों में जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है इन चीजों की, तो हेवी मेटल्स का यहाँ पे जो एक्चुअल उपयोग नहीं होता, हेवी मेटल आ जाता है, नेचुरली आ जाता है। तो एक कैडमियम करके हेवी मेटल है, 1970 से लेकर 2010 तक, 1970 से लेकर 2010 तक एक स्टडी किया गया। कैडमियम की लेवल पानी में जो 1 माइक्रोग्राम से कम थी, 1 लीटर पानी में 1 माइक्रोग्राम से कम उसका प्रमाण था, वही प्रमाण 2010 में 25 से ऊपर चला गया, यानी जो 1 माइक्रोग्राम था वो 25 माइक्रोग्राम से ऊपर चला गया। और यह हेवी मेटल्स, मैंने अभी तक जो बात की, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, इन सभी से ज्यादा डेडली यह हेवी मेटल्स होते हैं। और इन हेवी मेटल्स की वजह से, यानी स्पेसिफिकली देखा जाए तो आज अगर हम लोग हमारा खुद का ब्लड भी चेक करें तो ब्लड में हेवी मेटल्स की मात्रा पाई जाती है। और यह कैसे हुआ? तो उसका एक पब्लिकेशन 2019 या 20 में एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन आया था, जैसा पेपर यूरोप में का ही था। इंडस्ट्री का जो पानी है वह नदी में जाता है, नदी का पानी खेती में आता है, और खेती में जो मक्के की फसल होती है, उस फसल में वह पानी आने के बाद में मक्के की जो रूट सिस्टम है वह उस हेवी मेटल को उठा लेती है।
और यह मक्का यूरोप में अलग अलग जानवरों को खिलाया जाता है और उन्हीं जानवरों का जो मांस है स्पेसिफिकली वहां पे सुअर को खिलाया जाता है। और यह पिग इंडस्ट्री में जब सुअर यह खाता है मक्का, तो उस मक्के में से जो हेवी मेटल है वह सुअर के शरीर में जाते हैं। उस सुअर की जो विष्ठा होती है, जो एक्सक्रीटा है सुअर का, उसमें यह हेवी मेटल आता है। और जैसा हमारे यहाँ गौ माता का जो गोबर है उसको हम कन्वर्ट करते हैं फर्टिलाइजर में केचुआ के माध्यम से, तो वहां सुअर की जो एक्सक्रीटा है, जो विष्ठा है, उसको फर्टिलाइजर कन्वर्ट करने के लिए हमारे घरों में जो इल्ली होती है, यानी स्पेसिफिकली जो काली मक्खी हमारे जैसे काली मक्खी हम लोग देखते हैं, उसकी जो इल्लियां है, उन इल्लियों के माध्यम से उसका खाद बनाया जाता है। तो उस एक्सक्रीटा में से वह हेवी मेटल इल्ली में जाता है। इल्ली को एज अ प्रोटीन डाइट मुर्गी को खिलाया जाता है और मुर्गी का जो चिकन है आज मनुष्य खाने लगा है। इसका मतलब जो इंडस्ट्री में हेवी मेटल बना यानी यूज हुआ, वही हेवी मेटल नदी में आया, नदी में से खेत में आया, खेत में से पौधे में आया, पौधे में से वह सुअर में गया, सुअर में से वह उसकी एक्सक्रीटा में आया, उस एक्सक्रीटा में से वह इल्ली में आया और इल्ली में से वह मुर्गी में गया और मुर्गी के चिकन के माध्यम से वह मनुष्य के शरीर में आया और मनुष्य के शरीर में आके आज मनुष्य के ब्लड में उसका रेसिडुअल इफेक्ट मिलता है। तो आप सोच सकते हो कि जो इंडस्ट्री की चीजें हमारे ब्लड में कैसे आ गई। और इतना अगर बायोमैग्निफिकेशन है तो आप सोचिए कि हमने मूंग की फसल पे मूंग की फसल सुखाने के लिए अगर हमने पैराक्वाट या जो भी वीडीसाइड हम लोगों ने यूज किया है, तो मूंग की दाल तो इतना घूम फिर के आती नहीं है, मूंग की दाल तो डायरेक्ट प्लेट में आ जाती है। और मेरे कोई किसान भाई होंगे वो तो स्प्राउट करके भी खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग आज डाइट सोचते हैं कि नहीं हमें वो स्प्राउट करके खा लेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आप सोचिए कि अगर यही मूंग जिसमें यह पैराक्वाट यूज किया है उसका अगर स्प्राउट करके आप खाओगे तो इतना घूम फिर के तो पेस्टिसाइड नहीं आ रहा है, आप तो डायरेक्टली यह पेस्टिसाइड यानी 1 स्टेप या 2nd स्टेप में आपके शरीर में जा रहा है। तो यह सब चीजें इसलिए भी जरूरी है कि हमें सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सप्ताह भर का समय अगर कम पड़ता है सिर्फ डेटा देने के लिए तो गलत है। सप्ताह का 7 साल भी हो जाएगा लेकिन डेटा नहीं आएगा, और 7 साल के बाद में हमारी 7 पीढ़ियां भी चली जाएगी पर डेटा नहीं आएगा। और हमें अगर हमारे आने वाले जनरेशन के बारे में सोचना है तो मुझे ऐसा लगता है कि सोचिए और डेटा लिखिए। पूरा डेटा आना जरूरी नहीं है, पर कम से कम इतना अगर पता चले कि कौन सा पेस्टिसाइड यूज होता है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज होता है, कौन से पेस्टिसाइड का रिजल्ट अच्छा है। देखिए मेरा ये मानना है कि किसान भाइयों को जिस तरह से सिखाया गया उस तरह से किसान भाई ने यूज किया। पहले कहा 1960 में आपको फर्टिलाइजर यूज करना है, इसके अच्छे रिजल्ट है, हमारे किसान भाइयों ने यूज किए। और आज हम ही लोग कह रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग करना जरूरी है क्योंकि फर्टिलाइजर खराब है। और यह चीज क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने पहली बात तो इन सब चीजों का असर क्या है वह देखना बहुत देर हो चुकी है। यानी यही चीज अगर हमारे किसान भाइयों को पहले 10 साल में यानी 1960 से 1970 के बीच में अगर पता चल जाती तो इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं आती। और जैसा मैंने कहा है कि इन सब विषयों पे भी हमें कुछ सेशंस लगेंगे ये सारी चीजें समझने के लिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो कपास की खेती होती है
कॉटन की जो खेती होती है, तो हार्वेस्ट करने के बाद में कपास कहाँ आती है? तो हमारे घर में ही आती है। उसका फॉगिंग होता है रात के समय, जब दरवाजे खिड़कियां बंद होती है, तो यह घर के घर में वह पेस्टिसाइड घूमते रहता है और हमारे नाक के माध्यम से हमारे लंग्स तक जाता है। उसी तरह हम लोग मूंग की फसल काटने के बाद में कोई किसान भाई तो वो बोरी घर में ही लाता होगा, क्योंकि हर किसी के यहाँ तो वेयर हाउसेस नहीं है। तो मूंग की फसल अगर आपने छिड़काव करी है और मूंग की बोरी अगर आपके घर में है और आपका बच्चा, छोटा बच्चा अगर आपके घर में का उस बोरी के ऊपर खेलता है, तो आप सोचिए कि उसकी जो स्पेसिफिकली जो फ्यूम्स जनरेट होती है, उस बच्चे को उसी दिन से आपने उसको दवा देना शुरू किया, क्योंकि हमने पेस्टिसाइड को दवा का नाम दिया है। अब वो दवा है या जहर है, यह हमें सभी को सोचना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्द से जल्द यह डेटा आए तो उसका एनालिसिस होगा, क्योंकि अगर आपने 7 दिन का समय लगाया तो एनालिसिस के लिए और 7 दिन जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ना होवे और इन सब चीजों में से कुछ ना कुछ सामने आएगा और हम लोग उसकी मात्रा कम कर पाएंगे। जी ओम। जी सर, बहुत अच्छा। और सर अभी काफी हैंड रेज भी हो रहे हैं, तो मैं अशोक भैया को बुलाता हूं पहले कि वो आवे। जी ओम। सदन को प्रणाम और सभी जो आगंतुक है, साधक भाई है, सभी को मेरा नमस्कार। सर ने बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं अपने को सीखने के लिए। ये सर ने हमसे बोला था कि डेटा आप पूरा जो है वो डेटा मैंने बनाया है। ये जो हम अपने यहाँ जो सोयाबीन में फसल होती है, सोयाबीन की जो फसल होती है उसमें लगभग 6,715 रुपये का जो कीटनाशक उपयोग होता है। उसमें बीज उपचार में होता है 140 रुपये का, नींदानाशक आती है 85 रुपये की, कीटनाशक और फफूंदनाशक ये सब दवाई का स्प्रे 1500 रुपये का एक बार, उसमें एंटीबायोटिक वगैरह सब होते हैं। उनमें 4 बार यूज होता है। मक्का में चारा मार और कीटनाशक का है 2350 रुपये का, धान में है 8,420 रुपये का, और गेहूं में है 1720 रुपये का, चने में है 4600 रुपये और मूंग में है 6610 रुपये। ये सब कीटनाशक का इतना उपयोग होता है, कम से कम हमारे यहाँ जो अभी चल रहा है प्रचलन उसमें। बाकी फर्टिलाइजर अलग है। जी ओम। एक्चुअली पटेल साहब, आपने जो भी डेटा अभी यहाँ रखा है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यह जो चीज है यह रुपीज में आई है। हमें कितना ग्राम पेस्टिसाइड पर एकड़ पर सीजन जाता है उसका अगर आपने आंकड़ा लिखा है तो आप सभी लोगों को वह आंकड़ा भी बताइए। यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने महाराष्ट्र में 2010 से इन सब चीजों पे उसका डेटा मेंटेन करना शुरू किया। हम लोग 900 ग्राम पेस्टिसाइड यूज करते थे पर एकड़ पर सीजन, लेकिन आज उस 900 ग्राम से हम लोग 60 ग्राम तक आए हैं। तो इसका मतलब 90 से 95% हम लोगों ने पेस्टिसाइड का उपयोग कम किया है। और कुछ वीडियोस है यूट्यूब की, आने वाले समय में मैं वह शेयर भी करूंगा। और स्पेसिफिकली जो अलग अलग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक्सपर्ट्स की यह सारी वीडियोस है। उनका ये मानना है, जैसा जो मैंने कहा है कि 900 ग्राम से हम 60 ग्राम पे आए तो सच में पेस्टिसाइड की जरूरत है क्या? यह भी हमें वह डेटा देता है एनालिसिस करके। अगर उसकी जरूरत ही नहीं है तो फिर हम यूज क्यों करते हैं? और जितने भी किसान भाई अभी यहाँ उपस्थित है, कम से कम किसी के पास में 1 एकड़ तो खेती होगी, लेकिन उस 1 एकड़ खेती में अगर हम लोग
छोटा सा जो एरिया है, जैसा उसका 5% एरिया, उसमें अगर हम लोग यह पेस्टिसाइड का उपयोग 50% यानी 50% अगर कम कर दे तो क्या होगा। यह डेटा अगर 50 किसानों ने किया तो हमारे पास में 1 एकड़ खेती हो गई, 1 एकड़ खेती का डेटा आता है। और अगर इसी 50 किसानों की जगह 5000 किसानों का डेटा अगर आ जाए तो हम लोग यह चीज एनालाइज कर सकते हैं कि डेफिनेटली इस पेस्टिसाइड की जरूरत है या नहीं है, इस फर्टिलाइजर की जरूरत है या नहीं है। यानी आप सोचिए कि हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, और यह हवा का जो नाइट्रोजन है वह नेचुरल नाइट्रोजन अवेलेबल होने के बाद में हमने फिर फर्टिलाइजर क्यों यूज किया, हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसकी सच में कितनी जरूरत है, 1 बोरी की जरूरत है या 5 किलो में हो जाएगा। तो यह अगर हमें एनालाइज करना है तो मुझे ऐसा लगता है डेटा सामने आना जरूरी है। तो मेरा गुजारिश रहेगी अशोक जी पटेल साहब से कि वे आने वाले सप्ताह में कितना ग्राम पेस्टिसाइड यूज हुआ है, अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो वो एनालाइज करके कि यह पेस्टिसाइड है इतनी मात्रा में वह यूज हुआ है, यह फंगीसाइड है इतनी मात्रा में यूज है, यह वीडीसाइड है इतनी मात्रा में। क्योंकि देखिए उसी के बेसिस पे पता चलेगा कि कितना रेसिड्यू आपके उस मूंग की फसल में है, उस चने की फसल में है, और उसके बेसिस पे फिर निकलेगा एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, यानी हम लोग हमारे शरीर में वह कितनी मात्रा में हम लोग ले सकते हैं। पर केजी बॉडी वेट उसका डेटा दिया हुआ है, उसकी मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल्स दी हुई है यूरोपियन यूनियन के साइट्स पर, और ग्लोबली बहुत सी अलग अलग संस्थाएं उसके माध्यम से ये डेटा एनालाइज भी हो सकता है। जी ओम जी, हरिओम जी, अच्छा सर। हरिओम नारायण हरिओम लीला जी, जी हरिओम जी, सदन को सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा ये सवाल था कि ये चव्हाण जी का जो वक्तव्य यहाँ दे रहे हैं वो, और इन्होंने जो पीडीएफ जारी किया है डेटा एकत्रित करने के लिए, वो हमारे पास नहीं पहुंच रहा। मैं 2 महीने से इस ग्रुप से जुड़ा हूं, मगर उस ग्रुप में नहीं जुड़ा, मैं लिंक के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। ऐसे बहुत से किसान हैं जो लिंक के माध्यम से ही इसमें जुड़े हुए हैं और ग्रुप में शामिल नहीं है। ये जितना कीटनाशक और इनका डेटा एकत्रित करने की जो बात कर रहे हैं उनकी लिंक हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, और मैंने पहले भी रमेश दादू से आग्रह किया था कि उस ग्रुप में हमको जोड़ा जाए, मगर अभी तक हमको उस ग्रुप में नहीं जोड़ा गया जिसमें ये लिंक आ रही है। मुन्नीलाल तो सर, मेरा अगर अनुरोध है कि उस ग्रुप में हमें जोड़ा जाए। बहुत से किसान ऐसे हैं जो लिंक के माध्यम से इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राकेश जी मीना सर, जी हैं, ये भी ग्रुप में नहीं मुन्नीलाल जुड़े हुए सर हैं हमें जो। और इसको बताइए। जी सादर प्रणाम आदरणीय नारायण जी, और जो भी हमारे भाई बहन ऐसा बोल रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने बोला। और आप मेरा नंबर लिख लें आज, और मुझे उस पर अपना नाम नंबर भेज दें तो मैं अभी तुरंत इस कार्यक्रम के बाद सबको जोड़ दूंगा। मेरा नंबर 7000268815 70268815। आप इसको मैं और इस पर लिख देता हूं चैट बॉक्स में, तो इस पर आप हमें मैसेज कर दें, अपना नाम और नंबर भेज दें, मैं तुरंत जोड़ दूंगा आप लोगों को। भ्राता जी जी हाँ, नोट करना पड़ेगा मेरे लिए, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, आप नोट कर लें तो जी 1 मिनट। और आप अन्य जिनको भी जुड़वाना है आप उनका भी मोबाइल नंबर मुझे भेज दें और नाम सहित, और कहाँ के हैं आप, बस इतना सा 3 चीजें लिखिए आप। 7000268815। जी हाँ, हो गया सर, हो गया। बहुत से लोग हैं इसमें जो लिंक के माध्यम से जुड़े हैं, कईयों को मैंने लिंक भेजी है ये, और सभी किसान हैं, अच्छे किसान, जैविक किसान हैं। मैं भी 5 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। स्वागत है आप सबका इस युवहार कार्यक्रम में, इस स्वैच्छिक कार्यक्रम में, आप सबका कार्यक्रम है। आप अन्य लोगों को भी जोड़िएगा, आपका स्वागत है। ओम जी जी, बहुत धन्यवाद मुन्नीलाल सर जी ने समस्या हल करी। और अब मैं दिनेश जी ओम।
ओम अनिल मैं राय जी का हैंड रेस है। मैं पहले धीरेन्द्र गुप्ता अनिल। यहाँ से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड के रुद्रपुर से। हाँ जी, बोलिए हमको बोलिए। किसी के माध्यम से लिंक मिला है आपका, संयोगवश आज मैं पहली मरतबा जुड़ा हूँ, तो इसको जोड़िए और फिर कार्यक्रम क्या है जरा हमको विस्तृत बताइए, हम लोग किसान हैं। अभी मुन्नीलाल सर जी का नंबर नोट कर लीजिए सर, फिर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये जो नंबर से जो अभी हम लोग चेट बॉक्स बात में कर रहे हैं, ये कौन- डला हुआ है। चेट बॉक्स में नंबर डला हुआ है। जी हाँ, नंबर नोट कर लिया। ये लिंक चौहान जी की जो डेटा एकत्रित करने की लिंक है वो पीडीएफ पहुंचाइए जरूर जी। सब कुछ मिल जाएगा आपको, पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो भी रिकॉर्डिंग आज हो रही है या अभी तक हुई जी है वो सब मिल जाएगी आपको। जी जी। इसमें हमको भी जोड़िए भाई साहब। सभी आप मुन्नीलाल अपना, सर ये इनका भी नंबर नोट कर लीजिए। नहीं नहीं, आप नंबर हमें मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपना नाम और जगह का नाम मोबाइल नंबर भेज दें, तो मैं आप लोगों को जोड़ लूंगा, या मुझे कॉल करें, या आप लोग अपना नंबर, आगे हम एक सेशन रखेंगे अभी कल, तो उसमें सारे लोग अपना अपना नंबर और अपना परिचय बताएंगे, तो तुरंत हम लिख लेंगे। कल हम ये इसी विषय पर चर्चा करेंगे, आज ये सेशन होने दो, कल देखते जी। ये सही रहेगा, बहुत सही सर, बहुत सही। जी बहुत अच्छा। अब मैं रमेश जी दादू मेरा जी का हैंड रेस है तो उन्हें बुलाता हूँ, फिर अनिल राय जी को बुलाऊंगा। जी ओम, सदन को नमन। और निश्चित रूप से आज जो डेटा के महत्व पर चर्चा हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, और निश्चित रूप से हम अगले सप्ताह तक इसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात, जैसा कि जो नर्मदापुरम हमारे ज़िले की बात है या सब जगह की बात है, जो सफाया डाला जा रहा है, और ये पूरे देश में मूंग जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूंग अभी नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। और जैसा आपने बताया है, निश्चित रूप से इसका कुछ लोग जो है सीधे सीधे ही उपयोग कर ले रहे हैं, पर इसका जो विकल्प है कि इसको तत्काल हमें सुखाया जाना है, इसके लिए जब तक इसका कोई अल्टरनेट नहीं निकल रहा है, किसान कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसका उपयोग वह करेगा ही। तो इस पर एक रिसर्च होना चाहिए, चाहे वो जिस तरह का भी हो, कि इसको हम किस तरह से 4 दिन में, 3 दिन में इस फसल को सुखा सकें। इस पर यदि कोई जानकारी हो तो कृपया उपलब्ध कराएं। तो ज़्यादातर ये चीज़ें जब फैलेगी, और जब एक तरफ ये किसान सोचेगा कि मैं जहर के साथ आने वाली पीढ़ी को पंगु बना रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो थोड़ा अपना त्याग करके और बदल जाएगा, और वो उसको अपना लेगा। जियो दादू रुके, थोड़ा पवन सर जी हैंड रेस कर रहे हैं, पवन सर जी को बुलाता हूँ। जी पवन सर आप हैं। जी जी, धन्यवाद शरद जी। मेरा गलती से टच हो गया था, लेकिन आपने बुला ही लिया है तो फिर मैं अपनी बात कह लूंगा। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता संतोष चौहान जी का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो हमारी बायो मैग्निफिकेशन के ऊपर आज बातचीत की है कि कैसे हमारा पेस्टिसाइड या कैसे भी कोई भी तत्व एक प्राणी से होते हुए दूसरे प्राणी से होते हुए और फिर मानव के दृष्टिकोण से वो वापस कोई भी खराब चीज जो है वो हमारे पास वापस ही आ रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उसको वर्णित किया है, और मुझे लगता है कि इसको सोचने की जरूरत है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। अनजाने रूप में भी कई बार कोई चीज हमें वापस मिल रही है, कई बार अच्छाई मिलती है, कई बार बुराई भी वापस आती है। तो ये चीज को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है, जो कीटनाशक और पेस्टिसाइड और बाकी चीजों का ये
साइकिल जो चलती रहती है। लेकिन मेरा जो आज एक डेटा से संबंधित जो चर्चा हुई है, और पिछले सप्ताह भी हमने चर्चा की थी, और उससे पूर्व में भी डॉक्टर चौहान इस विषय पर बातचीत करते आ रहे थे, और हम भी अपने कार्यों में कई बार डेटा को देने का प्रयास करते हैं। कई बार डेटा हमें विशेष रूप से जब ग्रामीण क्षेत्रों में बात होती है, तो कई बार हमें डेटा आसानी से मिलता है, कई बार उसमें कठिनाई होती है, कई बार डेटा अधूरा होता है और कई बार गलत भी मिलता है। तो इसलिए शायद डॉक्टर चौहान का जो सोच है कि हम डेटा को किसान से लें, क्योंकि उपयोग वही कर रहे हैं। तो एक तरीका है कि हम स्वयं अपने जो किसान हैं, हमारे किसान उसमें अपने बारे में सोच समझ के जरा समय लगा करके देखें और एनालिसिस करें, तो हम अपना मूल्यांकन, हम अपना डेटा को जब हम देंगे, तो उससे हम अपना मूल्यांकन स्वयं कर पाएंगे। और जैसा उन्होंने कहा है, उसका हमें आदर करते हुए अगले सप्ताह निश्चित रूप से इस चीज को पूर्ण करना, पूर्ण अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए पूर्ण रूप से जो जानकारी मांगी गई है, वो फॉर्मेट जो है उसको एक बार फिर से अध्ययन करें। मुझे लगता है कि उसको बार-बार देखने की ज़रूरत है, और जो चीज़ है उसको लिखने की ज़रूरत है। जब उसको लिख पाएँगे, जैसा अशोक पटेल जी ने कुछ चीज़ें लिखी होंगी, तो इसलिए आज वो उसकी जो वैल्यू है, कितनी खर्च कितना हुआ है, वहाँ तक तो पहुँच गए। लेकिन उसके आगे और जो ज जानकारी है, उसको भी ज़रा समय लगाएँगे, तो ज़रूर इसका लाभ हमें मिलेगा। लेकिन मेरा दृष्टिकोण एक और है कि जब हम डेटा ले रहे हैं, तो हम ये भी समझें कि जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बेचने वाले लोग हैं, जो वो व्यक्ति हैं, जो वो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो घर-घर जाकर के पेस्टिसाइड बेच रहे हैं। जैसा पिछली बार भी बताया था कि वो बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं मोटरसाइकिल में और बताते हैं किसान को, तो जानकारी देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी घूम रहे होंगे। ऐसे लोग के संपर्क में हमारे किसान निश्चित रूप से होंगे। आवश्यक पड़ने पर आप उनसे भी पूछ सकते हैं। आवश्यक पड़ने पर, क्योंकि वो अब इसको इस दृष्टिकोण से भी हम समझें कि उन्होंने अपना पेस्टिसाइड बेचने का जो कार्य है, उसमें तो उन्होंने बहुत सफलता हासिल कर ली है। तो वो एक तरह से सफल है, क्योंकि उसका व्यापार उस पर निर्धारित है। तो ऐसे व्यापारी, ऐसे डीलर, ऐसे बेचने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर उनसे संपर्क है, तो उनको भी इस मंच पर आप बुला सकते हैं एक दिन अपनी सफलता की कहानी बताने के लिए। हालाँकि हम उसको किसी चीज़ से एडॉप्ट करने की बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कैसे बेचा, कैसे प्रोत्साहित किया, इस चीज़ से भी तो हम सीख सकते हैं। ये केवल एक मेरा विचार है कि जो सीखना है वो किसी से भी सीखा जा सकता है। तो हम अपने पेस्टिसाइड बेचने वाले जो अपनी मार्केटिंग सफलतापूर्वक कर रहे हैं, उनको भी बुला करके ज़रा मालूम तो करें, पूछें तो सही कि वो कैसे सफल हुए, उनको क्या बाधाएँ आ रही है, उनको क्या समस्याएँ आती हैं, उनको भी समस्याएँ आती होंगी। लेकिन वो बाधाओं को पार करते हुए अपने व्यापार को किस प्रकार से, चाहे प्रलोभन देकर के, चाहे अन्य चीज़ों से करते हैं, तो एक संवाद अगर उनके साथ भी हो जाता है, हो सकता है कि आपका जो डेटा मिलने में अब कठिनाई हो रही है, उसको समझने में कठिनाई हो रही है, उसमें जो उसके जो कुछ चीज़ें वहाँ से भी निकल के हमें सही चीज़ और अच्छी तरह से मिल सकती है। इसको डॉक्टर चौहान हम ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं इसको अंग्रेजी भाषा में। ट्रायंगुलेट करते हैं कि डेटा को हम एक ही व्यक्ति से नहीं, उसके अन्य सोर्सेज़ से भी उसको मालूम करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से पेस्टिसाइड एसोसिएशन होगा, इस तरह से फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो कि सारे आंकड़े रखता है और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ऐसे भी अगर लोग उच्च स्तर पर सीनियर लेवल पर बैठ करके अपने एसोसिएशन को चला रहे हैं और पेस्टिसाइड को बेचने के ऊपर ही विचार-विमर्श कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी हम इस मंच पर बुला करके उनसे भी उनकी सफलता की कहानी या उनके अनुभव को सीखा जा सकता है, उनको सुना जा सकता है। तो हम केवल एक ही तरीके से नहीं, बल्कि कई तरह से इस सारी चीज़ों को समझते हुए ये देखने का प्रयास कर सकते हैं कि और उनसे, ऐसे लोगों से पूछा भी जा सकता है कि हम सुनते हैं कि अब आप ये जो जैविक जो है जैविक खेती की तरफ लोग बढ़ रहे हैं या पेस्टिसाइड से लोग कर रहे हैं, तो उसको आप क्या दृष्टिकोण से समझते हैं? ऐसे प्रश्न उनसे अगर पूछे जाएँगे, तो निश्चित रूप से वो भी अपने जो मन है या उसकी उनके जो ओपिनियन है, उसको हमें बताएँगे और हमें उस चीज़ के बारे में
और ज्यादा जानकारी मिल सकती है। तो मेरा एक ये सुझाव है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, और इस विषय पर मैं सबसे पहले तो डॉक्टर चौहान से ही ओपिनियन लेना चाहूंगा कि ये जो मैंने बोला, ये जरा सी दूसरी तरह से दृष्टिकोण से बोला है कि हम जिसको देख रहे हैं उसके नजरिए को बदलने का प्रयास किया है। तो क्या ये तरीका सही है? क्या इससे हमें कुछ फायदा होगा, या ये केवल एक विचार है और इसको हमें लागू भी नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सोचना भी नहीं? तो डॉक्टर चौहान से रिक्वेस्ट है, और उसके बाद वापस सभी के साथ भी इसमें अपने विचार दे सकते हैं। जी धन्यवाद। सर एक्चुअली आपने कहा है, एक्चुअली डेटा तो हमें कहीं से भी मिले सर, वो डेटा मिलना ज़रूरी है, तो यह प्रयास करके देखना ज़रूरी है। लेकिन मेरा एक मानना ये है कि देखिए, अगर हम लोग कुछ चीज़ें सामने रखेंगे, बात सामने रखेंगे, तो डेटा सामने आएगा। आज जो कृषि विभाग है, अगर हम लोग हर गांव में कृषि विभाग के जो अधिकारी आते हैं, उनके माध्यम से ये डेटा बहुत अच्छे से आ सकता है। एक नया विकल्प की मैं बात कर रहा हूँ, जो पवन जी ने कहा है वो तो डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि वो लोग तो आप तक पहुंच ही जाते हैं। जैसा मार्केटिंग करने वाला जो बंदा है वो तो आप तक आएगा ही, पर जो कृषि विभाग के जो अधिकारी होते हैं, एक ही अधिकारी अलग अलग गांवों में जाता है, अलग अलग किसानों से मिलता है, तो उनके माध्यम से भी डेटा हमें मिल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी के अलावा अभी जैसा यहाँ 46 किसान भाई जुड़े हैं, 46 में से मान लो अगर अपने को डेटा 10 लोगों का भी मिलता है, तो यह डेटा हम 100% उस पर विश्वास रख सकते हैं। और एक चीज जो है, जैसा मान लो शरद भैया अगर 1 ग्राम का डोज यूज करते हैं, तो बताते समय 1 ग्राम ही बताएंगे, लेकिन अगर गलती से मार्केटिंग के आदमी को, अगर उसने उसको मटेरियल बेचना है, तो वो 1 की जगह 1.5 ग्राम भी बोल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यह विश्वास की बात है, पर हम हमारे बीच में ही अगर डेटा जनरेट कर ले तो वह बहुत फायदेमंद होगा। और जैसा मैंने कहा है कि जैसा अभी यहाँ 46 लोग हैं, लेकिन कम से कम 5 से 7 अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हैं, तो हमें अलग अलग स्टेट का डेटा एक जगह पे आ सकता है। और जैसा अभी हम लोग आने वाले समय में कुछ अलग देश के किसान भाइयों का भी डेटा लेने का सोच रहे, तो ग्लोबली क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें पता चलेगी। और आप सभी का डेटा, देखिए मैं ये कहता हूं कि खेती कौन करता है, तो जिसने मजबूरी में खेती में आना पड़ा, किसी ने पढ़ाई ना की उसकी वजह से खेती में आना पड़ा। लेकिन पढ़ाई तो हर जगह करना जरूरी है, यह मेरा मानना है। फिर आप खेती करिए, आप अगर नौकरी करते हो, आप अगर कुछ भी करते हो, तो आपको पढ़ाई करना जरूरी होता है। तो आप सभी को मेरी विनती रहेगी कि आप जो काम करते हो उसका छोटा सा डायरी बनाइए, उसका छोटी सी किताब बनाइए और उसमें रेगुलर लिखिए। और आपको कितने नाम देना है, आपको 5 पेस्टिसाइड के नाम देना है, 5 फंगीसाइड के देना है, 5 वीडीसाइड के देना है, उससे अलावा ज्यादा तो देना नहीं है। और जो बोतल आप लेके आते हो, जो पैकेट आप लेके आते हो, बस उसे देख के लिखना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसका महत्व क्या है हम लोगों ने अभी तो सुना है, लेकिन आने वाले समय में भी इन सब चीजों के ऊपर विवरण होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये डेटा आना जरूरी है, भले ही 1 सप्ताह में ना आवे। और अभी मैंने फिर से कुछ रिवाइज करके फाइल भेजी है, तो मैंने अपने वसुंधरा ग्रुप में भी डाला है, योगार का भी जो एक ग्रुप है उसमें डाला है, और पवन जी आपको भी पर्सनली मैंने डाला है। तो यह रिवाइज्ड डेटा है, आप लोग सभी लोगों तक ये अगर पहुंच पाए तो बहुत अच्छा होगा। जी 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 जी, धन्यवाद संतोष जी। मैं आपसे आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम लोग सब प्रयास करेंगे, और ये जो रिवाइज्ड वर्जन है मुझे लगता है कि ये आसान है, और आसान आपने किया है।
तो उसको करते हुए और सभी को यह भी इस अवसर पर मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आगामी 5 दिसंबर को जो विश्व मृदा दिवस है, उसमें डॉक्टर चौहान का लेक्चर नाइजीरिया और कुछ अन्य देशों के हमारे किसानों और उनके वॉलंटियर्स के साथ होने वाला है। अगले 1 माह तक वो होगा। तो ये एक शुरुआत हुई है कि हम अपनी जो अच्छी चीजें हैं वो पूरे विश्व में के लोगों को, जो इच्छुक लोग हैं, किसान हैं, वहां तक पहुंचाएं। उसका भी उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर चौहान का। और विश्व मृदा दिवस को आप सब लोग मनाएं। उसका बैनर मैं फिर से भेज दूंगा सभी ग्रुप में। मिनिस्ट्री को भी मैंने बैनर भेजा है, उनका भी नाम लेकर के उनकी परमिशन ले ली है। वही वाला बैनर मैं सबके साथ शेयर करूंगा। आप लोग कृपया इस अवसर पर अगली 5 तारीख को जो भी आप करेंगे उसको, उसकी फोटो लें, उसका जो भी डिटेल है थोड़ा सा बनाएं और उसके बाद विश्व मृदा दिवस के बाद के दिनों पर हम उसके अनुभवों पर भी चर्चा करेंगे। अगले शनिवार को मैं आशा करता हूं कि सभी किसान भाई जो नया प्रारूप है उसको अध्ययन करते हुए, उसको अपनी डायरी में नोट करते हुए, उसके आधार पर अपना अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। यही आशा के साथ आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। ओम। बहुत अच्छा सर, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपस में शेयर हुई। और ये हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन रहेगा जिस दिन संतोष सर वहां पर हमारी योगाहार की टीम के साथ वहां पर प्रदर्शन देंगे। और अब मैं अनिल सर का बहुत देर से हैंड रेस है, अनिल राय जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने प्रश्न रखें। जी ओम, सदन को प्रणाम। चौहान सर ने ये पूरा प्रोफार्मा भेजा है और बड़ा अच्छी जानकारी दी, जिससे हम लोगों को बड़ा सतर्क रहना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये प्रोफार्मा अभी तक हमारे पास नहीं है, नहीं तो जरूर मैं प्रयास करता। और इसमें कंप्यूटर का भी उतना ज्ञान नहीं है जितना मेहरा जी को है। हम लोग तो किसान हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि किसी प्रकार हमें प्रोफार्मा उपलब्ध हो सके। जी ओम। जी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप थोड़ा मुन्नीलाल सर जी से और संपर्क कर लीजिएगा तो जी मैं आपको मुन्नीलाल जी सर को तो फोन करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा फोन उठता नहीं है, इसलिए मैं जी 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 ओम सर, आपको ये सब प्रोफार्मा मिल जाएंगे और ये हम वसुंधरा ग्रुप में डाल देंगे। जो लोग वसुंधरा में जुड़े हैं वो वसुंधरा से, जो हमारे खेती वाले ग्रुप से जुड़े हैं उसमें ये सब चला जाएगा। जैविक खेती से तो आप अपने जैविक पाठशाला से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें ये सब चला जाएगा। जी ओम। और मैं आज के अभी कुछ लोगों के हैंड रेज है तो 5 मिनट का समय और लेकर के आदरणीय शरद भैया से निवेदन करता हूं कि वो उन सबको बुला लें। जी ओम। अनिल राय जी मैंने आपको पर्सनली भेज चुका हूँ अभी डेटा, अभी भेजा है मैंने, आप देख लेना। धन्यवाद सर। अब आर मालवी जी आवे और अपना प्रश्न रखें। मालवी जी का हैंड रेज है, मालवी जी आवे। वो नहीं है सर। जी जी जी। तो दादू अब मेरे ख्याल कोई हैंड रेज वाले बचे नहीं है, लेकिन अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट 1 मिनट में रखें, नहीं तो समापन। जी एक हैंड रेज हुआ है। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो फॉर्मेट है उसके सबके व्हाट्सएप पर, क्योंकि जो राय सर ने बोला वो हकीकत बोला कि किसान हर कोई चैट को देख नहीं पाता है और ना कर पाता है उससे, तो हर कोई के व्हाट्सएप पर डाल दिया जाए जिससे वो फॉर्मेट को निकाल के और उस पर कार्रवाई कर सके। जी धन्यवाद। जी जी जी। रविशंकर जी। जी ओम। सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैंने पूर्व में मेरा नंबर दिया था, मोबाइल नंबर जो आप लोगों का कृषि संबंधी ग्रुप है उसमें ऐड करने के लिए,
तो मैं जो समझ पा रहा हूँ मैं अभी ऐड नहीं हो पाया हूँ सर उसमें, ये निवेदन था। प्रश्न है, इसका जवाब कल आप जुड़ेंगे तो कल इस पर ही चर्चा होनी है। कल आज जुड़िएगा, कल सिर्फ जोड़ने का काम होगा और इसी पे चर्चा होगी। अच्छा, ओके ठीक है सर जी। ओ यादव जी आप अपना क्वेश्चन रखें जी। यादव जी का हैंड रेज है हमें। शरद भैया, मेरा ये कि इसमें अब अपने को क्या देना है, इसमें तो ये तो लिख दिया अपन ने कि इतना इतना एकड़ में इतना खर्चा है, तो अब इसमें और क्या डिटेल थोड़ी देना है? नहीं, इसमें अपने को ये देना है कि जैसे 1 एकड़ में आप जो दवा यूज कर रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है। अच्छा, फिर मात्रा अपने को कितनी उसकी कितनी? हाँ कितनी मात्रा डाल रहे हैं आप। जैसे क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे किया तो कितने लीटर किया, कितनी बार किया और कितनी जगह में किया। हाँ, 1 एकड़ के अपने को पूरा 1 एकड़ के हाँ, देना है। 1 एकड़ का पूरा बनाना है। हाँ, 1 एकड़ में सब निकल जाएगा कितना, 50 ml आपने एक बार स्प्रे किया। हाँ हाँ हाँ, जैसे 4 टन की है मान लो, ये पता चल जाएगा ml कि तो जो चीज अपनी 200 उत्पादित हो रही है आपने एक बार डाला उसमें, 200 ml ऐसा इस टाइप की पूरी जो जितनी दवाइयां सबका पूरा डेटा देना है ना। हाँ, वो डेटा देना है जी जी। दवाइयों का नाम भी लिखना है। पटेल जी केवल यही नहीं है, एक बार आप फॉर्मेट का ना प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। नहीं, वो फॉर्मेट तो देखा सर, उसमें ऐसी बहुत सी चीजें जैसे TDS वगैरह ये वो तो अभी खेतों का अब नहीं निकला है, उसमें मिट्टी परीक्षण में ये सब चीज निकलती है, तभी बहुत सी चीजें उसमें अभी नहीं निकली हुई है। बाकी चीज तो आ गई उसमें समझ में, उसमें pH मान वगैरह ये वो सब है। तो एक बार पूरा मिट्टी परीक्षण होके जब वो पूरी चीज डिटेल आती जब वो भर पाएंगे अपन उसमें। ठीक है। बाकी तो और भी पेस्टिसाइड जो का है एक एक चीज बता देंगे, पेस्टिसाइड हाँ, के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में पूरी चीज उसमें बता देंगे कितनी कितनी होती है। और भी है उसमें, उत्पादन के ऊपर भी शायद है। एक बार आप प्रिंट आउट निकाल के उसको अध्ययन कर लीजिएगा और जी, फिर जी, जी। अगर नहीं, कोई प्रश्न मैंने होगा इसका निकलवा लिया सर, और निकलवा के हिंदी में मैं फोटो हिंदी में भी बना लिया है, तो इसके फोटोग्राफ भी भेज दूंगा, वो भी हो सकते हैं। और जो हैंड रेज है उनको जरूर बुलाएं सर, अभी जो है थोड़ा सा समय लेकर के। मेहरा जी एक्चुअली अभी जो रिवाइज्ड भेजा है वही सर्कुलेट होवे, क्योंकि मैंने वो अभी इस फॉर्मेट में भी किया है कि आप डायरेक्ट प्रिंट दोगे तो वो प्रिंट भी आ जाएगा उस फॉर्मेट में अच्छे से। तो जो पुराना है वो ना भेजे, जो अभी जी, आज जी। मैंने जो भेजा है वही सर्कुलेट किया जाए। जी 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 सर, उसको भी निकलवा करके उसको सर्कुलेट कर देंगे जी। जी बहुत अच्छा। BS यादव जी का हैंड रेज है तो वो हमें। सर सदन को प्रणाम सर। मैं 2019-20 से खेती स्टार्ट किया है। मेरा जो खेती का एक्सपीरियंस है वो 3-3.5 साल का है। पुश्तैनी ज़मीन में मैं खेती करता हूं और गौ आधारित है। तो उससे पहले मैंने पूसा के अंदर सभी हैवी मेटल सभी टेस्ट करवाए थे। तो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन का 0.19 था, pH मेरा 8.39 था और EC है 2 से ऊपर था। अभी 3 साल के अंदर मेरी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन है वो 1.5 से ऊपर है, pH है वो 7.5 के बीच में है, EC 1 से नीचे आ गया है। मैंने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ भी फार्म के अंदर एंट्री नहीं है सर। तो इस मैटर पे मैं चौहान सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं क्या डाटा दूँ, क्योंकि मेरे खेती और किसानी का एक्सपीरियंस ही 3 साल का है। पहले भी मेरी सदन से बात हुई है और फार्म लैब के लिए मुझे कुछ डिटेल्स अगर मिलेंगी तो मैं रिजर्वेशन कर पाऊँगा ताकि मैं आके ट्रेनिंग ले पाऊँ। धन्यवाद सर। ठीक है। एक्चुअली सर जो आपने 3-3.5 साल में जो भी ऑर्गेनिक कार्बन स्पेसिफिकली जो 0.19 से ऑलमोस्ट 1.5 तक जो गया है, तो मुझे ऐसा एक्चुअली ये कहना है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे क्या कहते हैं उसे कि एक रीएनालिसिस भी किया जाए। या तो 0.19 ये डेटा गलत है या तो 1.5 ये गलत है। मैं ये ब्लंट स्टेटमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि 0.2 से 1.5 तक ऑर्गेनिक कार्बन 3 साल में नहीं जा सकता है। और ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब ये है, अगर 1.5% आप कह रहे हो, इसका मतलब कि 100 ग्राम मिट्टी में 1.5 ग्राम कार्बन है आपके यहाँ पे। इसका मतलब आप
1 किलो मिट्टी में आप 15 ग्राम ऑर्गेनिक कार्बन है ये कहना चाहते हो, लेकिन आपने कितना गोबर डाला, गौ माता का कितना गोबर डाला? क्योंकि अगर हम लोग गोबर में ऑर्गेनिक कार्बन की अगर मात्रा देखें तो उसके बेसिस पे हम लोग एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोग, जैसा उसमें CN रेशियो होता है, 17 से 24 के बीच में CN रेशियो आता है, और स्पेसिफिकली उस कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो पे से भी हम लोग चीजें निकाल सकते हैं। और जिस तरह आपके यहाँ टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के बेसिस पे भी ये सब चीजें होती है। पर मेरा एक स्पष्ट रूप से मानना है कि 3 साल में 0.1 से या 0.2 से 1.5 तक ऑर्गेनिक कार्बन नहीं जा सकता। या तो आपका पहला डेटा गलत है, या तो आज का डेटा जो आप कह रहे हो वो डेटा गलत है। और मैं कुछ चीजें स्पष्ट रूप से इसलिए रखना चाहता हूं कि यह चीजें रीएनालाइज्ड होना भी जरूरी है और इस पे चिंतन होना जरूरी है, क्योंकि इतना फास्ट ऑर्गेनिक कार्बन किसी भी मिट्टी का नहीं बढ़ सकता है। और हम लोग अगर एक्चुअल कैलकुलेट करें, मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं 2006 से कुछ किसानों के साथ में जुड़ा हूं। 2006 से आज 2024 है, जहां पे 0.3 0.4 कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन था, वे लोग अभी 1+ नहीं हुए हैं। ये मैं मानता हूं कि वो फसलें अलग है, और जो गोबर है या प्राकृतिक खाद है उसका उपयोग कम ज्यादा होने की वजह से ये चीजें आती है। लेकिन इसमें भी डेटा हमें इसलिए जरूरी है कि कितना जाता है गौ माता का गोबर, तो इस पे चिंतन होवे, उसमें से कुछ ना कुछ सामने जरूर आएगा। जी हो सर, इसके अंदर मैंने अभी 3-3.5 साल के अंदर गाय का गोबर और प्लस में हरी खाद के लिए मैंने इसमें मूंग है, तिल है, ये हर साल के अंदर मैं इसका कंटिन्यूस कर रहा हूँ। सेकंड में ताराचंद बेलजी तकनीक से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने करीबन 42 टन मिट्टी भी बाहर से लाल, पीली और जिप्सम आती हैं, ये भी करीब 42 टन्स मैंने करीब 10 एकड़ के अंदर डाली है। और मेरे पास बागवानी का काम है। इंटरक्रॉप के अंदर जो है मैं अपनी ट्रेडिशनल फसलें हैं, जैसे चना है, मूंग है, तिल है, इस तरह से ये सब चीज़ें लगा रहा हूँ सर। और पिछला जो डाटा है वो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, जो पूसा न्यू दिल्ली से ऑलरेडी है लिया हुआ है। अभी का डाटा भी लेकर जब मैं ट्रेनिंग में आऊँगा तो मैं आपको, अगर मुलाकात होगी, या मैं आपको वैसे व्हाट्सएप पे या मेल पे सेंड कर दूंगा सर। नहीं, ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इस पे और भी रीएनालिसिस होना जरूरी है। और जैसा मैंने कहा, या तो पहला डेटा गलत है या तो ये डेटा गलत है। और मैं कुछ स्पष्ट रूप से कुछ चीजें इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देखिए, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा है तो खुशी की बात है, लेकिन यह डेटा एनालिसिस भी सही होना जरूरी है। जी हो, धन्यवाद सर। मैं अब मुन्नीलाल सर जी को बुलाता हूं कि वो समापन। मुन्नीलाल सर। जी हो, सभी को प्रणाम। और आज हमारे आदरणीय कौस्तुभी योगाचार्य जी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से आपने बहुत ही सुंदर योग कराया, योग किया हम सबने। और आपने सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, योगिंग, और इसके बाद हमारे आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी के द्वारा जो किसानों को दिशा देकर के दशा बदलने का कार्य किया जा रहा है, मैं आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी को और पूरे योगहर परिवार में उपस्थित हमारे अनुभवी किसान, योद्धा किसान, जिन्हें हम ईश्वर का दूसरा रूप मानते हैं, जो प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं, वही भगवान के बाद उनका नाम आता है, उन सबको मैं प्रणाम और नमन और वंदन करता हूँ। कल जिन भाइयों का, जिन बहनों का योगहर ग्रुप में नाम नहीं जुड़ा है, नंबर नहीं जुड़ा है, वो और अन्य जिनको जुड़ना है उन सबको आप कल योगहर कार्यक्रम में जोड़ें। कल सदन की अनुमति से हम इसी विषय पर सबके नाम जोड़ेंगे, परिचय होगा एक दूसरे से और आपस में चर्चा करेंगे। सब
6:45 से 8 बजे तक सिर्फ इसी के लिए समय दिया है कि हमारे सभी भाई बहन इस योगा कार्यक्रम में जुड़ जाएं, एक दूसरे का परिचय हो जाए। सबको नमन, वंदन, प्रणाम। ओ आज के योगा कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं।